दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की देश में संघ का सिक्का चल रहा है। कुछ लोग ये बात राजनीतिक अर्थों में कहते हैं क्योंकि देश के कई सर्वोच्च पदों पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं संघ के विचार से निकले हुए हैं। लेकिन आज संघ का सिक्का ऑफिशियल भी हो। यहां पर दिखा रहे हैं आरएसएस कल विजयदशमी पर 100 साल का होने जा रहा है। पंचांग के हिसाब से कल आरएसएस का जन्मदिन है। इससे एक दिन पहले आज दिल्ली में संघ शताब्दी समारोह का भव्य आयोजन हुआ। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ को आजादी के बाद से अब तक के 2 सबसे बड़े तोहफे दिए हैं। संघ और मोदी का रिश्ता दुनिया को पता है। जो आज प्रधानमंत्री हैं वो कभी संघ के प्रचारक थे और अपने स्वयंसेवक होने को वो गर्व से सबके सामने रखते भी हैं। संघ के 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने विशेष डाक टिकट और स्मृति सिक्के जारी किए। इस टिकट और सिक्के की विशेषता आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये खास तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर उस विशेष डाक टिकट की है जो आरएसएस की 100वीं सालगिरह को समर्पित है, तो दूसरी तस्वीर उस 100 रुपए के सिक्के की है जो अपने आप में संघ के 100 साल के इतिहास और वर्तमान को समेटे हुए है। इन दोनों विशेष उपहारों को प्रधानमंत्री ने आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की मौजूदगी में देश के नाम किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जो कहा उसमें 2 बड़ी बातें ऐसी थीं जो बीजेपी की विचारधारा के लिहाज से आने वाले दिनों में बेहद निर्णायक साबित हो सकती हैं। इस पर विस्तार से बताने वाले हैं। पहले आप संघ को समर्पित डाक टिकट और स्मृति सिक्का देखिए। 100 रुपए के सिक्के पर एक ओर राष्ट्रीय चिन्ह है तो दूसरी ओर सिंह यानी शेर के साथ वरद मुद्रा में भारत माता की भव्य तस्वीर और भारत माता के सामने उन्हें नमन करते स्वयं सेवक भी हैं। आजाद भारत के इतिहास में शायद ये पहली बार है जब सिक्के पर भारत माता की छवि उकेरी गई है और सिक्के के ऊपर संघ का बोध वाक्य भी है, राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम नमः। अब विशेष डाक टिकट भी देख लेते हैं जो राष्ट्र सेवा में संघ के 100 साल के योगदान को बताता है, दर्शाता है। इसमें 2 अहम तस्वीरें हैं। पहली 26 जनवरी 1963 यानी गणतंत्र दिवस परेड की तस्वीर जिसमें देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के न्योते पर संघ के स्वयंसेवकों ने भी हिस्सा लिया था। दूसरी तस्वीर उस अनाम और गुमनाम स्वयंसेवकों की है जो हर आपदा और विपदा में बिना किसी अवार्ड या रिवॉर्ड की परवाह किए देश की सेवा में जुटे रहते हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने 2 बड़ी बातें ऐसी कही जो संघ परिवार की विचारधारा के लिहाज से बेहद अहम हो जाती हैं। प्रधानमंत्री ने संघ को समरसता का सारथी बताते हुए समाज में जाति भेदभाव के खिलाफ उसके अभियान की तारीफ की। हर सरसंघ चालक ने भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। परम पूज्य गुरु जी ने निरंतर न हिंदू पतितो भवेत की भावना को आगे बढ़ाया, यानी हर हिंदू एक ही परिवार है। कोई भी हिंदू कभी पतित या नीचा नहीं हो सकता। पूज्य बाला साहब देवव्रत जी के शब्द भी हम सबको याद है। वो कहते थे, छुआछूत अगर पाप नहीं, छुआछूत अगर पाप नहीं तो दुनिया में कोई पाप नहीं है। सरसंघ चालक रहते हुए पूज्य रज्जू भैया जी और पूज्य सुदर्शन जी ने भी इसी भावना को आगे बढ़ाया। वर्तमान सरसंघ चालक आदरणीय मोहन भागवत जी ने भी समरसता के लिए समाज के सामने स्पष्ट लक्ष्य रखा है और गांव-गांव तक इस बात की ज्योत जगाई है। क्या है वो? उन्होंने कहा, एक कुआं, एक मंदिर और एक श्मशान। इसे लेकर संघ देश के कोने कोने में गया है। कोई भेदभाव नहीं, कोई मतभेद नहीं, कोई मनभेद नहीं, यही समरसता का आधार है।
यही सर्वसमावेशी समाज का संकल्प है और संघ इसी को निरंतर नई शक्ति दे रहा है, नई ऊर्जा दे रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने समरसता यानी भेदभाव मुक्त समाज के सबसे बड़े दुश्मन से भी देश को आगाह किया। उन्होंने घुसपैठ और घुसपैठियों से डेमोग्राफी यानी कि आबादी के अनुपात में बदलाव को एक बहुत बड़ी साजिश करार दिया। सामाजिक समरसता को आज डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र से घुसपैठियों से भी बड़ी चुनौती मिल रही है। यह हमारी आंतरिक सुरक्षा और भविष्य की शांति से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है और इसलिए मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। हमें इस चुनौती से सतर्क रहना है, इसका डटकर मुकाबला करना है। प्रधानमंत्री ने आजादी के आंदोलन से लेकर आजाद भारत में आपातकाल के खिलाफ संघ के संघर्ष का जिक्र किया तो कांग्रेस एक बार फिर आग बबूला हो उठी। कांग्रेस ने पहले सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर संघ के लिए बुरा भला कहा, आरएसएस को बांटने वाला सांप्रदायिक और नफरती संगठन बताया। यहां तक कि देश की हर समस्या की वजह भी संघ को ही बता दिया और इतना काफी नहीं लगा तो फिर कैमरे पर आकर संघ को जबरदस्त तरीके से कोसा गया। आरएसएस की सराहना प्रधानमंत्री के भाषण से या एक सिक्का रिलीज करने से नहीं हो सकती। आरएसएस वो संस्था है जिसके हाथ महात्मा गांधी के खून से सने हुए हैं। आरएसएस वो संस्था है जिसको इस देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल ने बैन किया था और ये कहकर बैन किया था कि उनकी भूमिका है महात्मा गांधी की हत्या में। मेरे लिए आरएसएस का सच ये, इधर उधर की बातें करने से आरएसएस का सिया सच नहीं बदलेगा। जो देशभक्त थे वो जंग में गए, जो कायर थे वो संघ में गए। वैचारिक और राजनीतिक मतभेद कितना ही हो, लेकिन ये तथ्य तो कांग्रेस भी नहीं झुठला सकती कि संघ की राष्ट्र सेवा को देखते हुए ही 1963 में पंडित नेहरू ने उसे गणतंत्र दिवस की परेड का न्योता भेजा था। लेकिन आज उसी की तस्वीर जब सिक्के पर छाप कर सामने रखी गई तो कांग्रेस पार्टी को ये बात बुरी लग गई। फिलहाल आरएसएस कल अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। 1925 में विजयादशमी के दिन ही संघ की नींव पड़ी थी। उस साल तारीख 27 सितंबर थी। तब से अब तक संघ ने तमाम उतार चढ़ाव देखे, लेकिन फिर उसी के 2 स्वयंसेवक और प्रचारक प्रधानमंत्री भी बने। पहले अटल बिहारी वाजपेयी और अब नरेंद्र मोदी बीते 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी खुद कहते हैं आज वो जो भी हैं वो संघ की बदौलत हैं। वो स्वयं सेवक बने, प्रचारक बने, फिर संघ के रास्ते बीजेपी में संगठन महामंत्री बने, गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2014 से प्रधानमंत्री हैं। वो संघ से अपने रिश्ते को बड़े गर्व से हर मंच पर स्वीकार करते हैं, बयां करते हैं। इसी साल कम से कम 4 बड़े मौके ऐसे रहे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस से गर्भनाल जैसे संबंध का सबूत दिया। 23 मार्च को वो प्रधानमंत्री रहते हुए पहली बार नागपुर में संघ मुख्यालय पहुंचे। फिर 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से संघ की दिल खोलकर तारीफ की। अभी इसी रविवार को मन की बात में भी उन्होंने आरएसएस के 100 साल की गौरव गाथा सुनाई और आज दिल्ली में विशेष सिक्के और डाक टिकट के जरिए संघ के इतिहास में नया अध्याय जोड़ा। पीएम मोदी ने आज संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान मुहिम को सामाजिक समरसता की दिशा में बड़ा अभियान बताया। साथ ही घुसपैठ से डेमोग्राफी में बदलाव की साजिश के खिलाफ देश को आगाह किया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी के वैचारिक एजेंडे में 2 नए मुद्दे अब शामिल हो चुके हैं। कभी राम मंदिर, धारा 370 और समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी जैसे मुद्दे बीजेपी के कोर एजेंडे में शामिल थे। इनमें राम मंदिर बन चुका है, कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म हो चुका है और उत्तराखंड समेत कई राज्यों के जरिए धीरे धीरे ही सही समान नागरिक संहिता भी लक्ष्य की ओर आगे है। लेकिन आज प्रधानमंत्री के भाषण को सुनकर ऐसा लगा कि अब बीजेपी के 3 कोर एजेंडे में समान नागरिक संहिता के साथ ही साथ सामाजिक समरसता यानी जाति मुक्त समाज और घुसपैठ के खिलाफ डेमोग्राफी मिशन के जरिए हिंदू आबादी के अनुपात में गिरावट को रोकने जैसे मुद्दे परवान चढ़ सकते हैं। बड़ी बात यह है कि संघ के 100 साल पूरे होने पर बीजेपी से डॉक्टर हेडगेवार को भारत रत्न देने की मांग उठ गई है और ये मांग पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रमुख जमाल सिद्दीकी ने की है।
इसके लिए बाकायदा राष्ट्रपति को चिट्ठी भी लिखी गई है, जिसके विरोध में फौरन कांग्रेस पार्टी सामने आ गई। जो संघ के संस्थापक हैं परम आदरणीय डॉक्टर हेडगेवार साहब, उनको नमन करने के लिए, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए अगर हम भारत सरकार की तरफ से देश भर के लोग मिलकर अगर भारत रत्न का पुरस्कार दिलाते हैं तो एक सच्ची आदरांजलि होगी। इसीलिए मैंने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को एक पत्र लिखकर निवेदन किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति महोदया इस पर विचार जरूर। देखिए, ऐसे लोग जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दिया हो, उनको भारत रत्न देना देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारे फ्रीडम फाइटर्स की बेइज्जती है। इन सब के बीच नागपुर में कल की तैयारी जबरदस्त है। कल संघ की स्थापना के बाद 101वां दशहरा होगा, जिसमें मुख्य अतिथि होंगे देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। हर साल इस कार्यक्रम में जानी मानी हस्तियां चीफ गेस्ट होती हैं। 5 अक्टूबर को संघ का एक कार्यक्रम में अमरावती में भी रखा गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई की मां कमलाताई गवई मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद होंगी, जिस पर कुछ राजनीतिक संगठनों को ऐतराज भी है। लेकिन इस विरोध को कमलाताई के बेटे और RPI नेता राजेंद्र गवई ने पूरी तरह से गलत बताया है। जनहित में आगे बढ़ते हुए अब बात उस विवाद की कर लेते हैं जिसे यूपी के बाद अब देश के बाकी हिस्सों में फैलाने की जीतोड़ कोशिशें हो रही हैं। यूपी के कानपुर से शुरू हुआ लव मोहम्मद पोस्टर वाले विवाद को अब बरेली के बाद यूपी समेत देश के कई शहरों में हवा दी जा रही है। सवाल है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो आई लव मोहम्मद के नाम पर देश का माहौल बिगाड़ने पर आमादा हैं। मजहबी पोस्टर के नाम पर कानपुर और बरेली में जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। इसके बावजूद अब भी कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, क्योंकि लव मोहम्मद वाले पोस्टर के नाम पर अब भी मुसलमानों को उकसाने वाली हरकतें जारी हैं। दरअसल यूपी के शामली, बागपत और हरियाणा के सोनीपत से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो इसी ओर इशारा कर रही हैं। हरियाणा के सोनीपत में एक पार्क में लगे झूलों पर किसी ने जानबूझकर मोहम्मद और लव जिहाद जैसे नारे लिख दिए, तो यूपी के बागपत में रटौल गांव में सार्वजनिक जगहों और बिजली के खंभों पर लव मोहम्मद के पोस्टर चिपका दिए गए। वहीं शामली में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया जो अपने शरीर पर आई लव मोहम्मद का स्लोगन लिखवाकर बीच सड़क पर प्रदर्शन करते हुए वीडियो वायरल कर रहा था। ये तमाम मामले महज शरारत मानकर नजरअंदाज नहीं किए जा सकते, क्योंकि उत्तराखंड के देहरादून और महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में भी इसी तरह लव मोहम्मद के नाम पर अराजकता फैलाने की कोशिशें हो चुकी हैं। लेकिन इस विवाद को लेकर सबसे ज्यादा बवाल यूपी के बरेली में हुआ, जहां अब भी यूपी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आज बरेली पुलिस ने कई दिनों से फरार चल रहे आरोपी डॉक्टर नफीस समेत 8 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर नफीस से पूछताछ शुरू हो चुकी है। डॉक्टर नफीस पर शुक्रवार को बरेली में लोगों को भड़काने और शुक्रवार को भीड़ जुटाने का आरोप है। बरेली बवाल मामले में अब तक कुल 81 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ नेतागढ़ भी चाहते हैं कि मजहबी बैनर पोस्टर वाला ये विवाद गरमाया रहे। दरअसल बरेली में जिन लोगों ने लव मोहम्मद पर बवाल की कोशिश की, अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उनके समर्थन में उतर आई है। अमरोहा से कांग्रेस के पूर्व सांसद दानिश अली और सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के साथ समाजवादी पार्टी के MLC शहनवाज खान आज बरेली जाने की तैयारी में थे, लेकिन बरेली रवाना होने से पहले ही अमरोहा में दानिश अली और सहारनपुर में इमरान मसूद के घर पर पुलिस जा पहुंची। इन नेताओं के मुताबिक बरेली में जो हुआ वो सुनियोजित साजिश थी और यूपी पुलिस बरेली में बेगुनाह लोगों पर कार्रवाई कर रही है। पता नहीं क्या हालात और क्या माहौल बन गया है कि हम लोग तो शांति के प्रहरी हैं, हम तो गांधी की विचारधारा के लोग हैं, हमारा एजेंडा नफरत नहीं हो सकता। सरकार ने हालात क्या बना दिए कि आप अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन सा फर्क पड़ रहा है अगर हम वहां जाकर के लोगों से मिल लेंगे, अगर हम वहां जाकर के लोगों को के जख्मों पर मरहम लगा देंगे। सुनियोजित हिंसा हुई है, बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, वहां बेगुनाह लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। ये लोकतंत्र के अंदर
ऐसा पहले कभी देखने को नहीं। और ये विवाद कहां पर जाकर किस रूप में खत्म होगा, इस पर रहेगी हमारी नजर। फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। जैसे एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच हैंडशेक नहीं हुआ, वैसा ही महिलाओं की वनडे वर्ल्ड कप में भी होगा। भारत की महिला टीम पाकिस्तान की महिला टीम के साथ हाथ नहीं मिलाएंगी, हैंडशेक नहीं करेंगी। यह खबर सूत्रों के हवाले से सामने आई है कि बीसीसीआई ने टीम मैनेजमेंट को इसकी जानकारी दे दी है। भारत और श्रीलंका की मेजबानी में क्रिकेट का महिला वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। इसमें 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत और पाकिस्तान की महिला टीम का पहला मुकाबला 5 अक्टूबर को श्रीलंका के कोलंबो में होना है। तो पाकिस्तान को सबक सिखाने का जो सिलसिला दुबई से शुरू हुआ, वो कोलंबो में भी देखने को मिल सकता है। जब भारतीय महिला टीम के खिलाड़ी पाकिस्तान के साथ मैच तो खेलेंगी, लेकिन मैच के पहले और बाद में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया जाएगा। आपको फिर बता दें, ये आधिकारिक घोषणा नहीं है, बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है। वहीं पिछले 3 दिनों से पीओके में पाकिस्तान की बर्बरता के खिलाफ यहां के लोग पूरी ताकत से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं, क्योंकि यहां एक नहीं बल्कि कई जनरल डायर आम लोगों को अपनी बंदूक का निशाना बनाने में लगे हुए हैं। अंधाधुंध गोलियां बरसाई जा रही हैं। पिछले 3 दिनों से जो हो रहा है, प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। लोगों ने यह ठान लिया है कि पाकिस्तान के एक एक जुल्म का डट कर सामना किया जाएगा। पीओके में पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ जनता का हल्ला बोल लगातार तीसरे दिन भी जारी है। यहाँ की जनता पाकिस्तान के खिलाफ बेखौफ अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, जबकि पाकिस्तान की आर्मी यहाँ की आम जनता की मांगों को अनसुना कर उन पर बंदूक तान रही है और उन्हें अपनी गोलियों का निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। धीरकोट में पाकिस्तानी पुलिस की फायरिंग में कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 16 लोग घायल हो गए हैं। ददियाल में भी झड़प बता रही है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। यहाँ पर पाकिस्तान की पैरामिलिट्री ने लोगों को तितर बितर करने के लिए फायरिंग की और आंसू गैस के गोले छोड़े। फिर भी यहाँ पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ जनता की आवाज बुलंद है और निडर होकर पाकिस्तान की सेना और पुलिस का डटकर मुकाबला कर रही है। आपको बता दें कि पीओके के लोगों पर जुल्म करने के लिए 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य ने आईएसआई और पाकिस्तानी सेना पर बड़ा आरोप लगाते हुए मामले को दुनिया के सामने उजागर करने की ठान ली है। इंटरनेशनली हम इन चीज़ों को डिस्कस करें। जो दुनिया के इंसाफ पे मबनी जो अदारे हैं, उनको हम ये रिक्वेस्ट करें कि ये कैसा जबर का निज़ाम है कि यहाँ पे एक जमहूरी निज़ाम है, वो जमहूरी निज़ाम हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। पीओके में पिछले 3 दिन में 10 लोगों की जान जा चुकी है। हैरानी की बात ये है कि इन लोगों की मांग यहाँ बुनियादी सुविधाओं को देने से जुड़ी है। वहीं भारत में केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने दिवाली तोहफा देते हुए डीए में 3% की बढ़ोतरी की है। और अब आगे बढ़ते हुए सेहत को लेकर सावधान करने वाली खबर। खांसी की जहरीली सिरप का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राजस्थान में 2 जगहों पर बच्चों की मौत की खबर जिस तेजी से फैली, इसके बाद मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत का शक गहराता जा रहा है। यहां हुई मौतों के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर बच्चों की मौत का जिम्मेदार है कौन? बच्चों को जहरीली सिरप क्यों बांटी गई? इस मामले में केंद्र सरकार ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा तक बच्चों को जहरीली सिरप देने का मामला गहराता जा रहा है। छिंदवाड़ा में अब तक 15 मामले सामने आए हैं, जिनमें गंभीर रूप से बीमार 4 बच्चों का नागपुर में इलाज चल रहा है। एक पीड़ित का आरोप है कि उनके बच्चे को डॉक्टर ने कफ सिरप दी थी, जिसके बाद उनका बच्चा नहीं रहा। फीवर आया था, हमने डॉक्टर पर सोनी सर के यहाँ लेके गए थे, ये वाली दवाई हमको दी थी, जिसके बाद हमारे बच्चे में तबीयत बिगड़ने के कारण हमको नजर आए, इसी से उसकी किडनी दोनों डिफेक्ट हो गई थी। डॉक्टर की जांच के मुताबिक किसी टॉक्सिक चीज की वजह से इन बच्चों की किडनी प्रभावित हुई थी, जिससे बच्चों की मौत हुई है। ये भी
अगर कोई कंटेमिनेटेड सिरप है जो सभी बच्चों में एक कॉमन मिली है तो उसमें कहीं ना कहीं कंटेमिनेशन की संभावना है और इसी के चलते जो डायथिलीन ग्लाइकॉल प्रोडक्ट से जो कंटेमिनेशन हुआ होगा और उससे ही किडनी इंजरी हुई होगी। लेकिन डॉक्टर के बयान से ठीक अलग बयान मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का है, जिन्होंने कफ सिरप और इन मौतों के संबंध से इनकार कर दिया है। कफ सिरप वाली जो बात आई थी वो जरूर निराधार है। उस कफ सिरप के कारण ये मौतें नहीं हुई है, ये तय। वैसे इस बयान के बाद कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर सियासी हमला बोला है। को सोचना चाहिए कि किस बिहाफ पे दे दिया, कौन सी लेबोरेटरी की रिपोर्ट इनके पास हो गई जिससे ये इतनी गारंटी से कह रहे हैं कि उन बच्चों की मौत इसकी वजह से नहीं हुई। ये बयान ये पहले इंदौर को लेके भी दे चुके हैं, वहाँ पे भी उन्होंने कह दिया था कि चूहों के दांत नहीं लगे। तो ये मंत्री जी को क्या हो रहा है, कहाँ इनकी गंभीरता जा रही है। छिंदवाड़ा में जांच पूरी होने तक कॉल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो DS नाम की सिरप को बैन कर दिया गया है, जबकि दवा बनाने वाली कंपनी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बिना प्रिस्क्राइब किए सिरप लेने से बचने को कहा गया है। सिरप के बाद अब बात सांसों की। कुछ दिन में बारिश चली जाएगी और ठंड आ जाएगी, लेकिन जहरीला धुआं अभी से दिल्ली की ओर बढ़ना शुरू हो चुका है। पंजाब में किसानों ने पराली जलाना शुरू कर दिया। भगवंत मान सरकार ने किसानों पर कार्रवाई भी की है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा असर अभी होता हुआ दिखाई नहीं देता। खेतों से उठती आग की लपटों की ये तस्वीरें पंजाब की हैं, जिसके धुएं ने एक बार फिर पंजाब से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल पंजाब में तमाम पाबंदियों और कोशिशों के बावजूद किसानों ने हर साल की तरह इस साल भी धान की फसल काटने के बाद अपने खेतों में पड़ी पराली को आग के हवाले करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद पराली के खिलाफ पंजाब सरकार के तमाम अभियान फेल होते नजर आ रहे हैं। पंजाब सरकार ने पिछले 3.5 साल में पराली प्रबंधन के लिए ताकि एनवायरनमेंट का नुकसान ना हो, इसके लिए किसानों को बहुत मशीनें सब्सिडी रेट्स पे दी हैं और हमारी यही कोशिश है और आग्रह है पंजाब के किसानों को कि वो अपनी पराली को, स्टबल को आग ना लगाएं, क्योंकि इससे ज़मीन का और हवा का, एनवायरनमेंट का नुकसान होता है। यही हमारी उनसे गुजारिश है। लेकिन सरकार की इस अपील और वायु प्रदूषण के संकट को नजरअंदाज करते हुए पंजाब के किसानों ने और तेजी से खेतों में पराली जलानी शुरू कर दी है, जिसे देखते हुए भगवंत मान सरकार ने किसानों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। सितंबर का महीना खत्म होने तक पंजाब में पराली जलाने के 95 मामले आ चुके। 53 मामलों में किसानों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। अमृतसर में पराली जलाने के सबसे ज्यादा 55 मामले, जबकि तरन में 11 और पटियाला में 10 घटनाएं सामने आई हैं। लेकिन पंजाब के किसान दावा कर रहे हैं कि पहले के मुकाबले पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं, जबकि किसान संगठन इस समस्या के लिए पंजाब और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पहले से बहुत कम हुई आग लगाने की घटनाएं। सरकार को किसानों को मशीनरी उपलब्ध करानी चाहिए। किसानों को अगर मशीनरी नहीं दे सकते हैं तो NGT के नॉर्म के साथ कम से कम 200 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को बोनस देना चाहिए। खुद इसका इलाज किसान कर लेंगे। हालांकि पंजाब में इस बार सरकार पराली जलाने वाले किसानों से नरमी बरतने के मूड में नहीं है, क्योंकि 2 हफ्ते पहले ही पराली पर हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अन्नदाता के नाम पर किसानों को प्रदूषण फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जनहित में आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखाते हैं कुदरत का इंटरनेशनल कोहराम। दुनिया के कई हिस्सों में बारिश तबाही मचा रही है। अर्जेंटीना में मूसलाधार बारिश भयंकर बाढ़ की वजह बन गई, तो स्पेन में कारों को बाढ़ ने मानो निगल लिया हो। तूफान इमेल्डा के कारण क्यूबा में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि अमेरिका में भी चक्रवाती तूफान ने खतरनाक रूप ले लिया है। ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया के खिलाफ कुदरत ने विद्रोह कर दिया हो। दुनिया के कई हिस्सों में कुदरत का इंटरनेशनल कोहराम मचा हुआ है। अर्जेंटीना के तुकुमान प्रांत में मूसलाधार बारिश की वजह से भयंकर बाढ़ ने अफरा तफरी मचाई हुई है। हालात ये हो गए हैं कि कई जगह अस्पतालों को भी खाली करना पड़ा है।
वहीं अटलांटिक सागर से उठे चक्रवाती हम्बर्टो और इमेल्डा ने कई देशों से दुश्मनी निभाना शुरू कर दिया है। ट्रंप के देश के नॉर्थ कैरोलिना में इसका सबसे खतरनाक असर दिख रहा है। जहां छुट्टियां मनाने के लिए समंदर किनारे बनाए गए घरों पर तेज लहरों ने धावा बोल दिया। नॉर्थ कैरोलिना में लहरों की वजह से 5 घर टूट चुके हैं, जबकि फिलीपींस में 6.9 तीव्रता वाले भूकंप ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। मध्य फिलीपींस में मंगलवार को आए भयानक भूकंप की वजह से लोग डर के मारे घर छोड़कर बाहर भाग गए, जबकि तूफान इमेल्डा क्यूबा में 2 लोगों की मौत की वजह बन चुका है। यहां कई इलाकों में बाढ़ से भयंकर हालात बन गए हैं। स्पेन में भी बाढ़ की वजह से कार डूब गई। यहां लोगों की मदद के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। वियतनाम में बुआलोई नाम के तूफान ने आतंक मचाया, जिसके बाद लैंडस्लाइड और बाढ़ की संख्या बढ़ गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम में ऐसे भयानक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और अब देश का मौसम भी आपको बता दें। 2 दिन पहले हमने जनहित में दिखाया था, वही तस्वीर आज एक बार फिर से सामने रखते हैं। ऐसा ना हो कल दशहरे के दिन दशानन रावण भगवान राम के तीर छोड़ने से पहले ही मारा जाए, कहीं बारिश में भीग कर पहले ही वो समाप्त न हो जाए। 2 दिन पहले का ये अंदेशा अब यकीन में बदलता दिख रहा है। राजस्थान के कोटा में कल रात जोर की बारिश हुई, लेकिन 40 फीट की जूतियां पहने 50 फीट की तलवार लिए 222 फीट का देश का सबसे ऊंचा रावण डटकर खड़ा रहा। अपने वाटरप्रूफ होने से खुश था कि फाइनली श्री राम के हाथों ही मरेगा। लेकिन जयपुर समेत देश के कई हिस्सों में रावण इतने भाग्यशाली नहीं है। इनमें से कई अपना अंत समय आने से पहले ही बारिश में भीगकर सिधार गए। अक्टूबर आ चुका है, लेकिन मॉनसून जाते जाते बचा खुचा पानी उड़ेल कर जा रहा है। कई राज्यों में बारिश थम ही नहीं रही, बाढ़ के हालात बने हुए हैं। जनहित में सबको सलाह है कि कल दशहरे पर रावण दहन देखने जाएं तो छाता या फिर बरसाती अपने साथ रख लें, क्योंकि ये बारिश कल भी हो सकती है। भारी बारिश के बाद फिलहाल नागपुर में विजयादशमी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्थापना के 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है और उसी के चलते नागपुर के रेशिम बाग मैदान पर संघ के विजयादशमी उत्सव की तैयारियां जो है वो जोर शोर से की जा रही है। कल यहीं से संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जो हैं वो स्वयंसेवकों को संबोधित करेंगे। विजयादशमी के दिन पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है, जबकि दिल्ली में भी दशहरे के दिन बादल छाए रहेंगे, यानी बारिश की संभावना बनी हुई है। बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश, पूर्वोत्तर में 2 अक्टूबर के दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश की संभावना है। चमोली में लैंडस्लाइड की घटनाएं अब भी देखने को मिल रही हैं, तो टोंक में अक्टूबर में बारिश और बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। कानपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जाहिर है विजयादशमी के दिन से अगले कुछ दिनों तक बारिश देश के कई हिस्सों में त्योहार का मौसम बिगाड़ सकती है। तो कहा यह जा रहा है कि इस बार का रावण जलेगा नहीं, बल्कि बारिश के पानी में गल जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।